नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आइजम्स की खास पेशकश मंथन में आपका स्वागत है। आज हम मीडिया का मंथन करने वाले हैं और मीडिया का मंथन करने के लिए एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे पत्रकार को हमने न्योता दिया है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वेलकम राजदीप सरदेसाई। थैंक यू वेरी मच। और राजदीप सरदेसाई ने क्या कुछ किया है उसके बारे में मैं तो बात करूंगा ही। पहले ये रिपोर्ट पर नजर डालिए। खामोश, मैं राजदीप सरदेसाई। News is back with Rajdeep Sardesai. अंग्रेजी और हिंदी पत्रकारिता में सम्मान से लिए जाने वाले नाम हैं राजदीप सरदेसाई। इस वक्त इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के पास पत्रकारिता में 3 दशकों से अधिक का तजुर्बा है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से करियर शुरू करने वाले राजदीप सरदेसाई एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं। इसके बाद वो CNN IBN ग्रुप के एडिटर इन चीफ बने। गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे राजदीप सरदेसाई के पिता टेस्ट क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई थे। मुंबई में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां हासिल की। फिल्मों और क्रिकेट के शौकीन राजदीप सरदेसाई ने 4 किताबें लिखी हैं, जिनमें न्यूज़मैन, ट्रैकिंग इंडिया इन मोदी एरा 2018 में आई है। राजदीप सरदेसाई एंकरिंग के साथ फील्ड रिपोर्टिंग भी करते हैं। शानदार रिपोर्टिंग के लिए उन्हें प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड मिल चुका है। सही है कि नहीं? हाँ? पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए 2008 में उन्हें भारत सरकार के सम्मानित पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और इसी साल जब सम्मानों की फहरिस्त की बात हो रही है, इसी साल ENBA ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करेंगे मीडिया की, और जब मीडिया की बात होती है हम बड़ा दम भरते हैं, ताल ठोकते हैं कि हम चौथा स्तंभ हैं, जमहूरियत का, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का। और चर्चा बहुत बार की है हमने कि ये स्तंभ, ये पिलर दरकने तो नहीं लगा है, लेकिन अब क्या चर्चा इस पर आन पड़ी है कि दरअसल हम स्तंभ हैं क्या। आजकल मीडिया दो फाड़ हो चुका है। कोई गोदी मीडिया कहता है कि अरे ये तो गोदी मीडिया है। अब मैंने तो अपनी माँ की गोदी का असीम सुख अनुभव किया है, आज तक करता हूँ। आज भी गोदी में जाके सो जाता हूँ। किसी की गोदी में ना बैठने की तमन्ना है, ना ख्वाहिश है, लेकिन ये शब्द इजाद हो रहे हैं। एक दूसरी तरफ है, उनके बारे में वो लगातार सरकार में हर चीज़ नकारात्मक खोजते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, बड़े मशहूर पत्रकार हैं, वो टीवी में काम करते हैं, कहते हैं कि टीवी देखना बंद कर दो। तो आलम ये भी आ गया है। ऐसे में राजदीप, मेरा सवाल आपसे ये, आप स्टूडियो में भी बैठते हैं, आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत गरियाए भी जाते हैं, पर आप लगे रहते हैं। कौन से वायरस से ग्रस्त हैं भाई आप? पहली बात तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं एक तरह से अनुराधा जी ने जब आइसोम शुरू किया था 2004, 3, 4, 5 के समय में उनके एडवाइजरी बोर्ड पर था, और मैं देख रहा हूँ किस तरह से लगातार आप बढ़ते जा रहे हैं और इतने बड़े बन गए हैं। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम आइसोम्स, टू अनुराधा एंड ऑल ऑफ यू। और संदीप, आपकी आवाज में वही बुलंदी है जो मैं देख रहा हूं इतने सालों से। देखिए, पत्रकार हमेशा जवान रहता है। अच्छा पत्रकार कभी बूढ़ा नहीं होता। ये बाल मैंने सफेद किए इसलिए आपको लगता है मुझे बुढ़ापा हुआ है, वैसे मेरे बाल काले हैं। लेकिन मैंने हमेशा सोचा है कि नए जमाने के साथ आपको जुड़ना चाहिए। इसीलिए मैंने पिछले साल एक प्रोग्राम शुरू किया। हमारे एक वेबसाइट है लल्लन टॉप, और वो प्रोग्राम नेता नगरी हमने शुरू किया। वो इतना हिट हो गया है कि डिजिटल की दुनिया में अब वो देश में नंबर 1 प्रोग्राम बन गया है। और मुझे जब मैं 25 साल पहले दिल्ली आया, मैं महाराष्ट्रन हूँ, तो मेरी हिंदी अमोल पालेकर की तरह थी।
आपने अमोल पालेकर की पिक्चरें देखी होंगी, हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन मैंने ठाम कर कह दिया था कि मैं एक दिन हिंदी का प्रोग्राम जरूर करूंगा। तो मुझे खुशी हुई कि मैं एक दिन लल्लन टॉप जैसे चैनल के साथ एक नेता नगरी जैसा प्रोग्राम कर पाया। देखिए, सवाल ये उठता है कि पत्रकार हम क्यों बने। ये हम सब जो इस रूम में, शायद आप में से कोई पत्रकार बनना चाहे, आज आप जब घर जाएंगे, रात को सोएंगे, ये सवाल जरूर अपने आप से पूछेगा, आप पत्रकार क्यों बनना चाहते हैं। अगर आप में वो जज्बा है, वो जुनून है कि खबरें कहीं ना कहीं से निकालनी है, तो आप पत्रकार जरूर बनेंगे। तो ये मुझे लगता है, ये जब तक ये जज्बा, ये जुनून है, तब तक चलता रहेगा। वो उससे उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, गरियाए भी बहुत जाते हैं। दो फाड़ हो गया है मीडिया आज की तारीख में कि आप प्रो बीजेपी हैं या आप एंटी बीजेपी हैं। वो नैरेटिव चलने लगा है, उसमें खबर कहीं गुम हो गई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं वो खंबा ही रह गए हैं क्या हम जो चौथा खंबा अपने आप को मानते हैं। देखिए, ये कुछ हद तक आपकी बात सही है और इसके लिए हम भी खुद जिम्मेदार हैं। हम यानी पूरे पत्रकार समाज, हमने अपने आप को बंटने दिया है। हम एक तरह से उसी तरह से विभाजित हो गए हैं जैसा समाज विभाजित हो गया है। आज मैं अगर मोदी जी के पर सवाल उठाऊं तो आप कहेंगे एंटी मोदी। अगर मैं मोदी जी की प्रशंसा करूं तो आप कहेंगे यार आप बिक गए हैं। मैं कहता हूं ना कोई बिकता है इतनी आसानी से, ना ही कोई एक तरह से केवल विरोधी बन सकता है। हमें वो बीच का रास्ता, पत्रकार की जिम्मेदारी क्या है? असलियत दिखाना। अब कुछ दिनों पहले दिल्ली में दंगे होते हैं। अब अगर आप किसी एक चैनल को देखेंगे तो लगता है कि दंगा एक तरफा हुआ, दूसरे चैनल को देखेंगे तो लगता है दूसरी तरफ से दंगा हुआ। जहां तक मैंने देखा और मैं खुद गया था, दंगा दोनों तरफ से होता है और आपकी जिम्मेदारी होती है कि दोनों तरफ दिखाएं ये कि, और हमेशा पीड़ितों के साथ रहें। जो पीड़ित होते हैं, फिर वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू हो, उससे हमें कोई लेना देना, लेकिन पीड़ितों के साथ रहना चाहिए। उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या हुआ है कि राजनीति भी इतनी बंट गई है कि राजनेता भी ऐसे बन गए हैं कि एक इंटॉलरेंट बन गए हैं। अगर हम उनकी आलोचना करें तो वो तुरंत समझते आप उनके दुश्मन बन गए हैं। और जब मैंने पत्रकारिता 32 साल पहले शुरू की, राजनेता इस तरह के नहीं थे। मैंने बाल ठाकरे की बहुत आलोचना की थी जब उन्होंने क्रिकेट की पिच शिव सैनिकों से खोदी थी। बाल ठाकरे ने अगले दिन मुझे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने मुझे तीखी बात कही, लेकिन बात तो कही। आज क्या हो गया है कि अगर मैं किसी की आलोचना करूं तो तुरंत मैं उनका दुश्मन बन जाता हूं, और ये समाज में फैल गया है संदीप। और इसी वजह से पत्रकार भी बढ़ गए हैं, न्यूज रूम बढ़ गए हैं, अरे हमारे फैमिली बढ़ गए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ गए हैं, हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ गए हैं कि आप एक तरफा है या आप दूसरी। तो कहीं ना कहीं और सोशल मीडिया भी आ गया है। सोशल मीडिया में हर व्यक्ति अपने आप को आजकल पत्रकार समझने लगा है। घर में बैठकर समझता है कि पूर्व दिल्ली में क्या हो रहा है, बंगलोर में बैठकर मुझे लोग ज्ञान देते हैं कि दिल्ली में ये हो रहा है। तो ये एक समाज में एक विभाजन जो हुआ है, इसका ये असर है। मैं इसमें एक एग्जाम्पल आपसे तफसील से जानना चाहूंगा जी। क्योंकि नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री से आपके बहुत गहरे रिश्ते, बहुत पुराने रहे हैं। ननिहाल है आपका, गुजरात, आपने महाराष्ट्र का तो जिक्र कर दिया, आप पैदा ही अहमदाबाद में हुए। और मुझे ध्यान है कि आपने बताया था कि नरेंद्र मोदी ना तो आपका जन्मदिन भूलते थे। आपके पिता दिलीप सरदेसाई का जब स्वर्गवास हुआ तो सुबह उन्होंने फ़ोन करके अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त की, आपके साथ आपका दर्द भी साझा किया। लेकिन फिर मैंने वो तस्वीर देखी कि उनके रथ पे, चुनावी रथ पे, वो सीट पर बैठे हुए हैं, आपको पायदान पर बैठना पड़ा, मोटी चमड़ी है, आप बैठे रहे, और आज बातचीत भी नहीं होती। ये बदलाव, जब आप 10 साल की बात करते हैं, इस एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा समझा पाएंगे इन बडिंग जर्नलिस्ट को? देखिए, मैं मोदी जी को उस जमाने से जानता हूं जब रथ यात्रा 1990 में हुई थी। तब मैंने वो रथ यात्रा, आडवाणी जी की रथ यात्रा थी, उसे कवर किया था। और मैं समझता हूं किसी नेता के साथ दोस्ती मत करिए,
लेकिन अगर कोई दोस्त मैं समझता था एक तरह से, तो मोदी जी उनमें से शामिल थे, क्योंकि मेरी अच्छे संबंध थे। हम आंध्रा भवन में जाकर महीने 2 महीने में एक बार खाना भी खाते थे साथ में। वो गुजरात से आते हैं, मेरे नाना जो थे वहाँ पुलिस अफसर थे, तो मेरी उनके साथ अच्छी एक तरह से रिश्ते अच्छे थे। लेकिन जब 2002 के दंगे हुए और जिस तरह से हमारी कवरेज हुई, उसके बाद रिश्तों में थोड़ी दूरी हुई। इसके बावजूद संबंध चलते रहे। लेकिन एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शायद वो एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं जहां मैं तो एक छोटा सा कॉकरोच पत्रकार हूं। अब जब नेता इतना बड़ा बनता है तो वो नीचे क्यों देखेगा? और ये हमेशा आजकल के नेताओं में ये मैं ज्यादातर देखता हूं। कोई नेता मंत्री बन जाता है तो वही नेता अपने आप को एक तरह से ऐसे पायदान पर समझता है। और मैं ये हर पत्रकार को कहूंगा, पत्रकार जो होता है वो कॉकरोच होना चाहिए। और कॉकरोच क्यों? क्योंकि ये जानिए, जब एक ना एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब लगेगा और अगर पाकिस्तान आप पर फेंके या आप पाकिस्तान पर फेंके, अगले दिन आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि हाँ, एक दिन ब्रेकिंग न्यूज हुई कि न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया है, क्योंकि बाकी सब खत्म हो जाएगा, कॉकरोच बचेगा। तो पत्रकार हमेशा बचेगा, और पत्रकार कॉकरोच जितना रहे उतना अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है कि हम पत्रकार जो हैं सेलिब्रिटी बन गए हैं। ये टीवी ने हमें बर्बाद कर दिया। क्योंकि मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी, मैं एक रिपोर्टर था, हमारी बायलाइन आती थी अखबार में, बाय स्टाफ रिपोर्टर। अब हर पत्रकार का चेहरा आता है, कुछ के बड़े होर्डिंग्स होते हैं। तो जैसे हम भी सेलिब्रिटी बन गए, मुझे लगता है नेता भी जान गए, देखिए ये सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन इनको भी अपनी जगह दिखानी है। तो मोदी जी ने मुझे अपनी जगह दिखा दी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पलट कर राजदीप, ये भी कहा जाता है कि देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी आपको इंटरव्यू नहीं देते, और लोगों को देते हैं। पुराने निजाम में आपको सोनिया गांधी, मनमोहन के मिल जाते थे। मतलब कहा यह जाता है आप उनके थे, आज इनके नहीं है, इनका नंबर आ गया तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए ये गलत है। 2004 और 14 के बीच में मिसेस गांधी ने इंटरव्यू मुझे दिए, मोदी जी ने भी दिए, और मनमोहन सिंह ने दिए। अब सरकारें बदलती है, लोगों का मन बदलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात अच्छी लगी, कुछ दिनों पहले मैंने एक किताब का एक प्रोग्राम किया था जिसमें मनमोहन सिंह जी पहले रो पर बैठे थे। उस प्रोग्राम में हमने मनमोहन सिंह की सरकार की बहुत आलोचना की। एक बार भी मनमोहन सिंह ने मुझे नहीं कहा कि जो आप कह रहे हैं गलत है। प्रोग्राम के बाद मुझ पर आए और कहा इसी तरह से हमारी आलोचना करते रहिए। मुझे अच्छा लगा। आज की तारीख में बहुत कम नेता है ऐसे जो बैठेंगे फ्रंट रो में, उनकी हम आलोचना करेंगे और उसके बाद भी वो कहेंगे जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो। ये एक फर्क आ गया है। इस पे हम ना मोदी जी का नाम ले या किसी व्यक्ति, ये देश भर में हुआ है। आज अगर आप बंगाल से है, यहाँ कोई बंगाल से होगा, आप बंगाल से है, अगर आप ममता दीदी की आलोचना करें तो आपको पूरी तरह से ना इंटरव्यू मिलेगा, छोड़िए एक व्यक्ति को तो जेल भेजा गया फेसबुक पोस्ट की वजह से। आप किसी भी राज्य, नीतीश कुमार, आप जाइए बिहार में और नीतीश जी की आज आलोचना करिए, क्या नीतीश जी आपको इंटरव्यू देंगे? नहीं देंगे। आप जाइए, कहां जाइए, नवीन पटनायक के पास जाइए। इस देश के नेता जो है महाराजा बन गए हैं, अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए, और यही फर्क हुआ है। इसीलिए जो पत्रकार और नेता के बीच में जो संबंध होना चाहिए वो संबंध टूट गया है, क्योंकि नेता महाराजा बन गए और पत्रकार सेलिब्रिटी। और हम भी कोऑप्ट होने को तैयार हो गए क्या? लाल कृष्ण आडवाणी की जो वो फेमस लाइंस थी इमरजेंसी की, यू वर आस्क्ड टू बेंड, यू बिगन टू क्रॉल, हैव वी बिगन क्रॉलिंग अगेन? देखिए मुझे कन्वीनियंट हो जाता है, फिर आपके दरवाजे खुल जाते हैं, आप उनके सुर में सुर मिलाइए, दरवाजे खुल जाएंगे, इंटरव्यू मिल जाएंगे। देखिए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अगर हम इसी तरह से ये सोचे कि क्या नेता मुझे इंटरव्यू देगा, अगर मैं उनके खिलाफ स्टोरी करूं तो क्या, अगर इस तरह से पत्रकारिता होगी तो पत्रकारिता कैसे होगी? लेकिन आपकी बात सही है कि जमाना बदल गया है, और इस बदलते हुए जमाने में हाँ, पत्रकार जो है उसका अस्तित्व जो है
वो कहीं ना कहीं कमजोर, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो अब नहीं रह गई है। रीढ़ की हड्डी हर व्यक्ति में होनी चाहिए। आपको वो एक तरह से आप में वो ताकत होनी चाहिए कि आप कह सके नो। मुझे अच्छा लगता है जब कोई यंग पत्रकार मेरे पास आता है और कहता है सर ये जो स्टोरी जो चल रही है गलत है। आप में वो क्षमता होनी चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है ताकत होनी चाहिए, कहिए गलत, कोई आपको रोकेगा नहीं, ये आप जानिए। अगर आप कह सके, हमें वही तो कमजोरी हमारी है संदीप, हम अब नो नहीं कह पाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो कमजोर हो चुकी है। It is easier to say all this being a consulting editor. आप एडिटर इन चीफ होके पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी, देखिए यहाँ पर मैं एक कड़वी बात पूछ रहा हूँ, आप अपनी बात करते हैं और क्या बातें कही जाती हैं सेम प्लेटफॉर्म से, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आज की एक ये कड़वी हकीकत है, यंग लोगों को जब आप ये बात कहते हैं, वो यंग आदमी, और हम चाहेंगे ये जज्बे वाले, ये हिम्मत वाले, ईमानदार पत्रकार बने, लेकिन ये कांटों भरी रहा है आज की तारीख में। नहीं, कांटों भरी है, लेकिन कांटों से ही गुजरने में मजा आता है। अगर आप ऐसे रास्ते पर जाएंगे जहां सब कुछ अच्छा है तो क्या कहां जिंदगी की मजा तभी आता है जब आप कांटों पर चलते हैं। तो आपको कांटों पर चलना चाहिए। ये डिजिटल का जमाना है, आप में ये क्षमता, अगर मैं डिजिटल की एक अच्छी बात है, डिजिटल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। आज की तारीख में अगर आप डिजिटल में क्रिएटिविटी है, आप में कुछ अच्छा कर, लल्लन टॉप की टीम देखिए, सब 21, 22, 23 साल के हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर मुझे 18 साल की एक तरह से ताकत आती है, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव है, जिस तरह के वीडियोस करते हैं। और मैं जानता हूं इस रूम में आप कई लोग होंगे जो बड़े क्रिएटिव वीडियोस कर सकते हैं। अब उन क्रिएटिव वीडियोस को कोई नहीं रोक सकता। आपका वीडियो अगर वायरल हो गया तो कौन उसको रोक सकता है आज के जमाने में। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की, ना टीवी था, 24/7 टीवी तो नहीं था, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था। हम बस एक अखबार निकालते थे, वो भी रात को 12 बजे वो अखबार बंद करते थे। कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी, अच्छा जमाना था, हम दोपहर को लंच भी खा सकते थे। लेकिन आज की तारीख में हर घंटे ब्रेकिंग न्यूज होती है, तो मौका भी है आपके पास। आपके पास एक मौका है, आप सब इस रूम में सिटीजन जर्नलिस्ट बन सकते हैं, मोबाइल के जरिए अपनी स्टोरीज कर सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। और कौन जाने 5 साल बाद उन स्टोरीज के साथ एडवर्टाइजमेंट्स भी जुड़ जाएंगे, उसमें रेवेन्यू मॉडल भी आएगी। पर ये सोशल मीडिया भी फ्रैंकनस्टाइन है राजदीप। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बड़ी अटकलें लगी परसों शाम जब बोले कि मैं सारे सोशल मीडिया से हट सकता हूं। आप भी 1-2 बार नाराज होकर, 88 लाख फॉलोअर्स हैं, 1 करोड़ होने वाले हैं आपके ट्विटर पर, आपने भी बीच में ट्विटर से संन्यास ले लिया, फिर वापस आ गए। देखिए, ट्विटर छोड़ना बहुत मुश्किल है आज। फेसबुक, हर व्यक्ति फेसबुक पर रहना चाहता है। व्हाट्सएप, अब देखिए व्हाट्सएप जो है वो डबल एज स्वॉर्ड है। वही व्हाट्सएप के जरिए जो मैसेजेस दिल्ली में गए, जिस तरह से दंगे हुए हैं, उसमें व्हाट्सएप का भी एक रोल है। लोग फेक वीडियोस डाल रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान के पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं जैसे दिल्ली में हो रहे हैं। ये बहुत ही डरावनी बात है कि व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, उसका गैर इस्तेमाल भी किया जाता है। बट इट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। एक ताकत है आपके पास। आप एक ट्विटर के जरिए आप बता सकते हैं क्या कब क्या हो रहा है। एक व्हाट्सएप के जरिए आप हजारों लोगों के साथ संपर्क बना सकते हैं। देखिए, आप लकी जनरेशन है, यू आर द लकी जनरेशन। आपके पास जो हथियार है हमारे पास नहीं थे। 40 साल पहले मैंने एक अर्थक्वेक कवर किया था लातूर में, 93 के 1993। मुझे 10 दिन लगे लोगों तक वो खबर पहुंचाने में। 10,000 लोग मरे थे उसमें। आज सोचिए, एक ओबी वैन या एक लाइव व्यू लेकर आप तुरंत वो खबर दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। एक मोबाइल लेकर एक स्ट्रिंगर जाके वो दुनिया तक पहुंचा सकता है। दुनिया बदल गई है। मैं टेक्नोलॉजी कहता हूं, टेक्नोलॉजी का आप फायदा उठाइए या आप सोचिए उसी टेक्नोलॉजी को लेकर आप उसका गैर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। डू यू वांट टू पुश फेक न्यूज या आप सही खबर दिखाना चाहते हैं? ठीक है, कुछ सवाल ले लेता हूं मैं जी।
सवाल शुरू करिए. विल स्टार्ट विद अ गर्ल. या Hello, sir. हेलो. Hi. My name is Nupur. हेलो नूपुर. Hi. So, we all know we're living in a post-truth world, and the debate is constantly between fact versus ideologies. So, the question that goes around in a journalism classroom today constantly is whether a journalist can be an activist. How blurry is the line, and how fair is it for a journalist to be an activist? I have a constant dilemma in my own mind as I am going to enter the profession. What's your opinion? It's a very good question. देखिए, right from the beginning, most journalists have seen themselves at one level as activists. I want to change the world. मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ. हर पत्रकार जो आता है वो कहता है यार मैं ये स्टोरी करूंगा इससे दुनिया बदल जाएगी. Nothing wrong in that. But the question is your first commitment is to the news, not to your ideology. अगर मैं किसी स्टोरी में जाऊं thinking that this is what the story should be, because I want it to be like that, that would be unfair. जैसे मैंने कहा जब riots हुए अभी दिल्ली में, some people went to do the story already thinking who is in the right and who is in the wrong. I have to go there, find out what is happening. That is my responsibility. So as a journalist, you have to be willing to keep your ideology aside and focus on the truth. Not easy, but you have to try. Not easy. एक और सवाल लेते हैं. एक और उसके बाद बस. सर, पत्रकार होने के नाते आपको क्या लगता है जो मानहानि, राजद्रोह और पीएसए है, तो ये कानून कितने जरूरी है? देखिए, कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इससे देखिए मुझे साफ है राजद्रोह का कानून तो निकलना चाहिए. ये क्या कानून है राजद्रोह? ये महात्मा गांधी के खिलाफ किया, आज आप कन्हैया कुमार के खिलाफ करते हैं. क्या मतलब है उसमें? राजद्रोह क्या हो गया? द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड किसी के खिलाफ कुछ बोलना इज नॉट राजद्रोह. ये राजद्रोह अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया. गांधी मैं बीच में काट रहा हूं. राजद्रोह और देशद्रोह में भी हमें फर्क करना होगा. राजद्रोह आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल, उसका मतलब ये नहीं आप देशद्रोह कर रहे हैं. पर यही तो हो रहा है आज. अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कहे तो आपको एंटी नेशनल कहा जाता है, आपको कहा जाता है पाकिस्तान चले जाइए. अब मुझे डर है पाकिस्तान में इतने वीजा नहीं मिलते हैं, नहीं तो हम सब चले जाते पाकिस्तान. और कौन पाकिस्तान चला जाएगा आज की तारीख में? हम अपने आप को पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करते हैं? मेरा आखिरी सवाल. तो राजद्रोह के खिलाफ हूं और पीएसए भी नहीं होना चाहिए. पीएसए होना चाहिए, लेकिन पीएसए के जब आप किसी को जेल डालते हैं पीएसए में, आपको स्ट्रिक्ट कंडीशंस में डालना चाहिए. सवाल आखिरी. My question to you will be, Yes. most of the people in our nation have the perception that media has been divided in left and right wings, and to an extent it's true. So what could be the biggest motivation for us as a student who are stuck in left and right wing but want a media of free voice, a free journalism? Very good question again. The media should not be divided left versus right, but right versus wrong. You must have the courage to say what is wrong is wrong. If some man has been beaten up, उसके खिलाफ mob lynching हुई है, where is the right and left? अगर मैं उसकी बात उठाऊं तो मैं लेफ्ट बन जाता हूं. अगर किसी के खिलाफ कुछ हुआ है किसी एरिया में, एक मॉब उसको सराउंड कर रहा है और उसको मार रहा है, तो मैं राइट वर्सेस लेफ्ट हो जाता हूं. अब जो वो दिल्ली पुलिस ने 3 व्यक्तियों को जमीन में मारकर कहा कि आप आजादी बोलिए, नेशनल एंथम बोलिए, उसमें राइट और लेफ्ट कहां है? और उसमें एक शख्स की मौत हो गई. उसमें एक शख्स की मौत, उसमें राइट वर्सेस लेफ्ट कहा गया? हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है? हर चीज को हम आज राइट वर्सेस लेफ्ट देखते हैं. देयर इज ओनली राइट वर्सेस रॉन्ग. अगर कुछ गलत है उसमें आप में ताकत होनी चाहिए उसको कहना ये गलत है. अगर किसी महिला के खिलाफ कहीं रेप होता है तो उसमें राइट वर्सेस लेफ्ट कहा आता है? अ वुमन इज रेप्ड, शी शुड बी डिफेंडेड एट ऑल कॉस्ट. अगर किसी एरिया में किसी दलित के खिलाफ कुछ अत्याचार हो उसमें राइट वर्सेस लेफ्ट कहा आता है? इट इज राइट वर्सेस रॉन्ग. हमारा दायित्व है कि हम जो नेता है उनको आईना दिखाएं. ये बस उनको अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई लेना देना नहीं. इसीलिए मैंने कहा वी शुड बी कॉकरोचेस. कॉकरोच बड़े आराम से जिंदगी जीता है, उसको कोई लेना देना नहीं. कौन रनिंग आउट ऑफ टाइम पर मानक को लास्ट मिनट पे सवाल याद आता है, पूछिए. हाँ मानक. कुछ नहीं, मैं मानक मुझे बहुत ट्रोल करता है ट्विटर पर.
बट आपकी फिल्म को ट्वीट करके मैंने इतनी तारीफ की चलिए, आपने। नो प्रॉब्लम, नो अच्छा, प्रॉब्लम। मैं ये पूछ रहा था राजदीप, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया, आपने खुद टेलीविजन को अपने आगे बढ़ते हुए देखा है। अब आगे आप कहाँ इसको जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर का मीडिया भी आपने देखा है, वहाँ हम जानते हैं कि बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स एक आइडियोलॉजी, एक बड़ी पार्टी के साथ अलाइन हो गए हैं। तो क्या हम भी एज अ मीडिया डेवलप हो रहे हैं? ये अच्छी चीज है और किस तरफ जा रही है, कहाँ जाकर रुकेगी ये? मानक, ये सवाल जो है अच्छा सवाल है, लेकिन आप इस तरह से देखिए, मैंने जर्नलिज्म 1988 में शुरू की। उस समय कोई 24/7 चैनल नहीं था। जब प्रणय रॉय के साथ में था और उन्होंने कहा हम 24 आवर चैनल कर रहे हैं, मैंने कहा सर क्या कर रहे हैं, 24 घंटों में खबर कैसे दिखाएंगे? हम तब तक आधे घंटे का प्रोग्राम करते थे। आज इस देश में 400 24/7 चैनल्स बन गए हैं। जब मोबाइल शुरू हुआ तो मुझे लगा ये है क्या मोबाइल? आज मैं देखता हूं एवरीबॉडी इन दिस रूम इज ऑन अ मोबाइल, एवरीबॉडी इज गेटिंग दैट न्यूज ऑन मोबाइल। अब कौन जाने खबर कहां से आएगी? आई बिलीव द फ्यूचर, आप अच्छा कंटेंट दिखाइए, फिर वो कहां से भी आए, फिर वो किसी के मोबाइल फोन से आए, इंटरनेट से आए, इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, बट कंटेंट इज किंग। आपको अच्छा कंटेंट दिखाना पड़ेगा। आपके पास अच्छी स्टोरी है, लोग देखेंगे। ये लेफ्ट राइट जो है हम कर रहे हैं, लेफ्ट राइट, देयर इज राइट एंड रॉन्ग, नो लेफ्ट एंड राइट। नहीं, ये लेफ्ट राइट मानक हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा पत्रकार बट गए हैं, समाज बट गया है, परिवारें बट गई है और हम भी बट गए हैं। क्या देख रहे हैं इसमें? मैं आगे ये देख रहा हूं, मैं आगे ये देख रहा हूं कि ये हम और भी बटेंगे। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये चलता रहेगा। हमारे नेता भी जान गए हैं कि पत्रकार को बटने से उनको फायदा होता है। फायदा किसको हो रहा है इस बटने से? नेताओं को हो रहा है, खास करके जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में नेता हैं, वो आप और हमको बांट रहे हैं मानक, और इसी वजह से वो वहीं के वहीं रह गए और हम वहीं के वहीं। राजदीप, ऐसे में एक आखिरी सवाल, उसके बाद एक रिक्वेस्ट है मेरी। सवाल ये, आप जो बंटने की बात कर रहे हैं, अब नतीजे आते हैं, आम आदमी पार्टी की 62 सीटें आ जाती हैं, तो आप नाचने लगते हैं स्टूडियो में। एक मिनट बॉस, ये देखिए, यही तो गलतफहमी आज की दुनिया में होती है। मैं बताता हूं क्या हुआ, आपको सुनना है ये। मैंने शुरुआत उस दिन 7 बजे से एंकरिंग शुरू की। मैंने 2 बजे ब्रेक ली, क्योंकि तब तक नतीजे साफ हो गए थे। फिर हमारे यहां से हमारी सोशल मीडिया टीम आती है, सर कुछ वायरल चाहिए। मैंने कहा वायरल? तो उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ वायरल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा देखिए, मैं लंच ले रहा हूं। तो 3 बजे तक ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी जो 56 सीटों पे थी, 60 क्रॉस कर गई। तो उन्होंने कहा सर आप एक बार स्टूडियो आ जाइए और हमारे जो पोलस्टर है उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही नंबर दिया है। प्रदीप गुप्ता उनका नाम है। तो हमने कहा ठीक है। तो 3 बजे मैं वापस आया, हमने प्रदीप को बुलाया। तो जब प्रदीप स्टूडियो में आए, हमने बैंड बाजा इसी तरह से शुरू किया, और प्रदीप आते आते ऐसे नाचने लगा जैसे उसकी अंकल बेटे की शादी थी। अब कोई तुम्हारे सामने नाच रहा है और तुम ऐसे खड़े रहोगे? तो मैंने उनके साथ भी 1-2 मूव्स किए। अब आप कहते हैं कि आप नाच रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी जीती है। अब 6 महीने पहले जब बीजेपी जीती थी, हमने स्टूडियो में लड्डू बांटे थे, तब क्या हुआ? तब वो वायरल नहीं होता है। यानी आज के जमाने में, और लोगों ने वो 30 सेकंड का ये लिया है। आप सुनिएगा, उसमें भी मैंने कहा हम नाच रहे हैं क्योंकि हमारे नंबर सही निकले, हमारे पोलस्टर के नंबर। हमें क्या लेना देना है अरविंद केजरीवाल जीते या हारे, वो पर हम खुश होते हैं कि हमारे नंबर सही निकले। तो हम नाचे, वो वायरल हो गया है। अब लोग, जितनी मैंने वहां उस दिन पत्रकारिता की, वो कोई नहीं देखता है। नहीं, पर आप नाचे क्यों? अब ये बात, इसके बाद मैं कभी नहीं नाचूंगा। अब एक रिक्वेस्ट, हाँ देखिए, नाच तो लोगों ने आपका देख लिया, आप गाते बहुत अच्छा हैं। और मेरी, बल्कि एक मिनट राजदीप, मेरी 1 मिनट सुनिए। तो मैं पहले एक शिकायत दर्ज करा दूं, उसके बाद रिक्वेस्ट कर रहा हूं। शिकायत ये कि आप अपने ट्विटर हैंडल पर पहले रात को सोने से पहले एक गाना जरूर दिया करते थे। एक तो क्या, किस आफत में आप आ गए हैं कि आप गाना नहीं बताते? वो गाना जो बताते थे, जो सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और उसी के साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक गाना तो गुनगुनाना पड़ेगा आज। देखिए, ट्विटर पर मैंने बंद किया वो गाना सुनाना, क्योंकि लोग इतना नफरत फैलाते। क्यों मैं सुनाऊं आपको गाना?
गाना मैं सुनाता हूँ जो लोग खुश होते हैं, अच्छे लोगों के साथ गाना चाहिए। नहीं, हम तो अच्छे लोग हैं। अच्छा, ये क्यों गाना सुनना चाहेंगे ना? नहीं, आई एम अ बाथरूम सिंगर। कुछ लोग होते हैं बाथरूम में गाना गाते हैं, पर देखिए मैं दो व्यक्तियों का बड़ा शौकीन था। एक थे अमिताभ बच्चन और दूसरे थे किशोर कुमार। जब भी मैं डिप्रेस्ड होता हूं मैं किशोर कुमार के गाने सुनता हूं। उनकी जैसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, क्योंकि एक बार जावेद अख्तर ने मुझे कहा था कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफी में यही फर्क है, जब आपको दर्द महसूस होता है तो आप मोहम्मद रफी सुनिए, जब आप खुश होते हैं तो आप किशोर कुमार सुनिए। तो मैं खुश रहना चाहता हूं, इसलिए मैं किशोर कुमार सुना दीजिए। अरे बाप रे, ये शाम मस्तानी मदहोश की। अरे देखिए, ये सुना दीजिए जो दिल करे। मेरा फेवरेट, इसकी एक वजह है, मेरा फेवरेट किशोर कुमार का गाना जो है वो एक सैड सॉन्ग है। एक पिक्चर आई थी आपकी कसम, उसमें एक आखिरी गाना है राजेश खन्ना का और आनंद बख्शी के बोल है और म्यूजिक डायरेक्टर मेरे ख्याल में है आर.डी. बर्मन। पर वो गाने के बोल जरूर सुनिएगा। जिंदगी के सफर में, ये नहीं कर पाएंगे, इनको फास्ट गाना चाहिए। नहीं, आपको चाहिए ये शाम मस्तानी, मैं जानता हूं। अच्छा, वही बजा रहा है जिंदगी। हाँ चलो। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बस